नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। और जैसा आप जानते हैं कि लगातार हम लोग चुनावी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, चुनावी शोर जो चल रहा है, उसकी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है दिन भर का जो घटनाक्रम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और इस बीच हमारे तमाम साथी भी आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और अभी स्टूडियो में और दूरस्थ खासकर असम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है स्टूडियो में जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी, आपका भी। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन के एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। और साथ साथ स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों, शुभचिंतकों और दर्शकों, आप सबका जो अब तक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चुनावी हलचल है। और खासकर 5 राज्यों में आज रैलियों का रेला है चारों तरफ। चाहे आप पूरब में देखें, पूर्वोत्तर में देखें, चाहे दक्षिण में देखें, हर तरफ बड़े बड़े नेताओं की जमघट है। और उस जमघट के बीच में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, कई लोगों की बाइट्स सुनाएंगे। और सबसे ज्यादा नजरें जो टिकी हुई हैं पश्चिम बंगाल में, खासकर नंदीग्राम में, वहां क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे हम असम। और असम में क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ असम में हम जानते हैं, देख रहे हैं लगातार कि बीजेपी जो है वो दम लगाई हुई है कि किसी तरह जो सत्ता उसके पास अभी है उस सत्ता पे वो काबिज रहे अगली दफा भी, यानी कि अगले 5 साल के लिए उस सत्ता को वो सुरक्षित कर ले, अपने हाथों में ले आए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जोर लगाई हुई है और कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह सत्ता को बीजेपी के हाथों से छीन ले। और इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या वो कांग्रेस उस दमदारी के साथ में चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर इसका पूरा जो ब्यौरा है उसको देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, सबसे पहले सीधे आपके पास आना चाहूंगा। लगातार आप घूम रहे हैं, 19 तारीख से लेकर आज 30 मार्च बीतने को है। और सेकेंड फेज का जो हम देख रहे हैं कि मतदान, पहले फेज की जो मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ठीक ठाक मतदान जैसा कहा जाता है कि असम में और पश्चिम बंगाल में होते रहे हैं, वैसा ही सीन यहां नजर आ रहा है। लगभग 84% मतदान पश्चिम बंगाल में और 80 के करीब मतदान का प्रतिशत हम लोगों ने देखा असम में। 76% से ज्यादा, 77% से ज्यादा, और कई जगह तो 80 से ऊपर जो उत्तरी भाग और खासकर जो ब्रह्मपुत्र के किनारे का पार्ट था उसमें हमने देखा है। अब सेकंड फेज में आज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, देख रहे हैं कि प्रचार, चुनाव प्रचार जो है वो थमने को बिल्कुल, मतलब थम चुका है ये मान लें। ऐसे में क्या कुछ पहले फेज से लेकर दूसरे फेज में, क्योंकि बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद आपको जोड़ पाया हूं और हमारे दर्शक भी लगातार पूछ भी रहे थे कि मुकेश जी कहां हैं। और मैं लगातार कह रहा था मुकेश जी कि मुकेश जी जो हैं वो असम के दौरे पे हैं और आपको वहां का सूरत हाल सब कुछ बताएंगे। तो अब विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी आप निचले भाग में हैं, जैसा हमारी इस कार्यक्रम से पहले आपसे चर्चा हो रही थी। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, जरा विस्तार से बताइए। राजीव जी, मैं इस समय लोअर असम से धुबरी इलाके और यहाँ पर आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रभाव है इस इलाके में। बहुत सारी सीटें, वैसे तो 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय इस स्थिति में है कि अपने हिसाब से कैंडिडेट को चुन सकते। और 33 सीटों में से कुछ सीटें बराक वैली में है और बाकी लोअर असम। बराक वैली में दूसरे दौर के लिए मतदान 1 तारीख को है और चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार में आज राहुल गांधी को बराक वैली में होना था, लेकिन बारिश की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। वहां पर उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए अपने चुनाव प्रचार की जो औपचारिकता जैसी थी वो पूरी की है। इस पूरे दौर में चुनाव प्रचार में मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन का खेल इसी में हुआ, क्योंकि यही वो इलाका है सेंट्रल असम का और बराक वैली का जहां पर बीजेपी की जो बांटो और राज करो वाली जो नीति है उसका सबसे ज्यादा असर होना था। तो इस इलाके में हेमंत बिश्व शर्मा के लगातार ऐसे बयान आते रहे जिसमें वो बल्कि एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं, हमें मियाओं के वोट चाहिए ही नहीं। तो ये भी हुआ इस चुनाव के दौर में। और जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री सोनोवाल,
आज मैं धुबड़ी में था, वहाँ स्मृति ईरानी थी, यहाँ के बाद वो गुवाहाटी गई हैं। तो ये पूरे जो सेंट्रल असम और बराक वैली का जो पूरा इलाका है, ये दोनों इलाके बीजेपी को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बराक वैली से पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इस बार जो सूरत हाल दिख रही है उसमें ये है कि 2 सीट वो अगर जीत ले तो बड़ी बात होगी। एआईयूडीएफ और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसकी वजह से वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, और वो एडवांटेज बीजेपी को था वो नहीं होगा। इसी तरह से सेंट्रल असम में इस दौर में लोअर असम की भी कुछ सीटें, नलबाड़ी वगैरह में भी मतदान 1 अप्रैल को है। तो इन इलाकों में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अंदर से बीजेपी बहुत डरी हुई है, क्योंकि ऊपरी असम में इसके बावजूद कि माना जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त है, बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन अंदर से घबराहट है कि मान लीजिए जो सीए के खिलाफ आंदोलन चला था और राइजोड़ दल और असम जातीय परिषद के ने नुकसान पहुंचाया बीजेपी को कांग्रेस की बजाय, तो फिर स्थिति संभालना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसकी भरपाई इन इलाकों से वो करना चाहती रही होगी और वो हो नहीं पाएगी। तो इस दौर में भी बीजेपी ऐसी सीटों पर भी दम लगा रही है जहां उसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। मसलन आप देखिए कि धुबड़ी की सीट में 70% आबादी मुस्लिम है, और यहाँ भी आज स्मृति ईरानी ने सभा की है और कल सुबह मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आ रहे हैं, तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, जबकि यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है। तो बीजेपी उन सीटों पर भी उम्मीद लगा रही है, कोशिश कर रही है, एटलीस्ट मेहनत कर रही है कि वो कहीं से कुछ चीज सीटें और आ जाएं, ताकि वो जो खतरा है सरकार जाने का उससे बचा जा सके। जी, उस खतरे से बचा जा सके। लेकिन मुकेश जी, अभी कल ही एक खबर काफ़ी फ्लोट हुई है कि वहाँ के कई अखबारों में और खासकर 8 अखबारों पर केस एफआईआर दर्ज करने मतलब कांग्रेस की तरफ से किया गया है, और उसके अलावा ये कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग के पास भी गई। ये खासकर उसमें ये लिखा गया कि ऊपरी इलाके में जो भी मतदान हुआ है उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। इसको लेकर के वहां कोई चर्चा है क्या? क्योंकि ये एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई और इसका लाभ लेने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखी। और खासकर हम लोगों ने देखा है जो अखबार की प्रक्रिया होती है चुनाव के दौरान, आप विज्ञापन जब छापते हैं तो विज्ञापन को सबसे पहले चुनाव आयोग को देना होता है, चुनाव आयोग से अप्रूवल लेना होता है, और उसकी कॉपी जो है चुनाव आयोग के मुहर के साथ अखबारों को या मीडिया के जो हाउसेज हैं उनको देना होता है, तभी मीडिया घराने जो है उसको छापते हैं। कल मैं कुछ असम के खासकर गुवाहाटी के अखबारों को मैं मेरे जो जान पहचान के लोग हैं उनको फोन किया, तो उन लोगों का कहना था कि 10:30 बजे तक का उन्होंने कहा था, फ्रंट पेज की जगह उन्होंने रखवा दी थी, हम चले गए लेकिन बाद में आया और हम लोगों ने देखा नहीं, और यही न्यूज में भी हम देखते आए कल जो दिन भर था। कुल मिलाकर के सवाल ये है कि इससे जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वहां के लोगों का क्या कहना है, और खासकर बीजेपी जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है उसमें इस पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत ही भ्रामक विज्ञापन था। बिल्कुल मास्टहेड के नीचे एक पूरा 8 कॉलम का बैंड था, और जिसमें बीजेपी ने कहा कि उसने स्वीप कर लिया है, और इस अंदाज में कहा, जिस अंदाज में वो छपा उससे वो बीजेपी का विज्ञापन नहीं लग रहा, बल्कि पहली नजर में कोई धोखा भी खा सकता है कि ये तो अखबार कह रहा है। तो ये एक भ्रम तो फैलाने की कोशिश पहले भी मीडिया कर रहा है। जो गोदी मीडिया दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, वहाँ वो असम में भी सक्रिय है, और खासतौर से हिंदी मीडिया का रुख भी वही है, और असमिया मीडिया भी बहुत हद तक बीजेपी और एजीपी के पक्ष में झुका हुआ है। तो ये बहुत साफ है कि मीडिया इस तरह की धारणाएं बना रहा है, इस तरह का नैरेटिव बना रहा है कि बीजेपी आगे है, अपर असम में उसने स्वीप कर लिया है और अब वो सरकार बनाने जा रही। तो जब ये मैसेज जाता है दूसरे और तीसरे दौर में मतदान करने वाले मतदाताओं के सामने, तो वो इससे प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत सही बात है कि आपत्तिजनक विज्ञापन था वो। अखबारों को ये इस तरह के विज्ञापन छापने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक तो विज्ञापन मिल रहे हैं और दूसरा वो उस पूरे नैरेटिव के साथ खड़े हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने छापा, बाद में भले ही सफाइयां देते रहे, लेकिन वो मैसेज तो चला गया। अब हम चुनाव आयोग से बहुत उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो
एक केचुआ की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन ये हथकंडे बीजेपी कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ रही है। इस चुनाव को जीतने के लिए जो भी धन शक्ति है, बाहुबल की शक्ति है, सरकारी मशीनरी की शक्ति है, मीडिया की शक्ति है, हर शक्ति का इस्तेमाल और जितने भी तरीकों से हो सकता है वो कर रही है। तो उसमें ये मीडिया का बेजा इस्तेमाल उसने किया है। लोग तुरंत, जो जागरूक मतदाता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इसको पकड़ा है, इसको अंडरलाइन किया है। लेकिन जो आम लोग हैं उनकी समझ से बाहर की चीज है। वो तो इसे मान रहे हैं कि अखबार बोल रहा है कि स्वीप कर रही है। तो ये अखबारों और सरकार की, बीजेपी की जो जुगलबंदी है वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जी हाँ, मुकेश जी कुछ पुष्परंजन जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी पुष्परंजन जी। मुकेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि निर्वाचन आयोग की भूमिका एकदम नगण्य है, कोई अंकुश नहीं है, जो है एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी जैसा। स्मृति ईरानी वहाँ गई और उन्होंने ऐलान किया कि अरुणोदय जो कार्यक्रम है औरतों के उत्थान के लिए, तो उनका मंत्रालय 820 रुपये या 30 रुपये देता है, उसे 3000 सीधा सीधा कर देंगे। एक लालच जो है एक तरह का, अपरोक्ष रूप से औरतों को घूस देने की जो बात, जिस तरह से महिला वोटर हैं, इन चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है, पहला ये। दूसरा, एक हेमंत विश्व शर्मा इसके ठीक उलट वो बयान देते हैं कि हमें कांग्रेस की तरह कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, हम जो काम करते हैं सो करते हैं, आप मानिए नहीं मानिए। मतलब एक अहंकार दूसरी तरफ, दूसरा जो केंद्र का अहंकार है कि हम आपको ये दे देंगे, जैसे लालू यादव ने मोदी जी ने बिहार के चुनाव में किया था, लालच दिया था। तो इस पे क्या चुनाव आयोग का, जैसे स्मृति ईरानी ने बयान दिया, उस पर कोई अंकुश या कोई लोग क्या महसूस करते हैं? पुष्परंजन जी, ये स्मृति ईरानी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात दोहराई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति हो सकती है। लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं वो, उसमें लगातार बीजेपी घूस देने की कोशिश कर रही है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। चाय बागान के मजदूरों के लिए घोषणाएं हुई हैं, गृहिणियों के लिए घोषणाएं हुई हैं, 10th पास करने वाली बच्चियों के लिए स्कूटी की घोषणाएं हुई हैं। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं और उन पर निश्चित रूप से ये चुनाव के दौरान ये घोषणाएं नहीं हुई हैं। इस मतलब जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद इस तरह की घोषणाएं नहीं हुई हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग शायद इस पर न तो कांग्रेस की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराई गई है और न ही निर्वाचन आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा, इसलिए ये उस दायरे में तो नहीं। जी, एक और छोटी जानकारी मैं चाहूँगा, क्योंकि बाराक घाटी वगैरह आप घूम रहे हैं, घूम भी चुके कई इलाकों को, वहाँ पर काफ़ी विद्रोही जो नेता थे, जो टिकट के चाह में बैठे हुए थे, इनको टिकट नहीं मिला, कई वंशवादी नेता भी थे, उनका क्या रुख है? उनको क्या मना लिया गया संघ की ओर से, या बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली से गए थे उन्होंने, उनकी भूमिका क्या रह रही है ग्राउंड पे? कुछ जगह मना लिया गया है, 1-2 जगह खड़े भी हैं और वहां बीजेपी को वो नुकसान भी पहुंचाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर देखिए, अगर बीजेपी में ये हुआ है तो कांग्रेस में भी हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है और एआईएडीएफ में भी हुआ है। वो खड़े ना हुए हों, लेकिन पाला बदल लिया गया। जैसे धुबड़ी में आज हमने देखा कि यहाँ जहानुद्दीन एक एमएलए थे एआईयूडीएफ के पहले, वो आज बीजेपी के मंच पर दिखे। तो ये खेल तो हो रहा है, जिसको टिकट नहीं मिली है वो दूसरे दल की तरफ जाकर वो खड़ा हो गया है और उसको या तो टिकट चुनाव में खड़ा हो गया है या फिर उनके पक्ष में जाकर खड़ा हो गया है। तो ये बहुत देखा जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये नुकसान अगर बीजेपी को है तो कांग्रेस को भी है। बीजेपी को ज्यादा है क्योंकि बीजेपी में ये चीजें थोड़ा ज्यादा हुई हैं, लेकिन कांग्रेस में आप जानते हैं कि बराक वैली में सुष्मिता देव भी नाराज थी। जिस तरह से सीटों का बंटवारा एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच में हुआ, वहां सुष्मिता देव भी नाराज थी, बाद में उनको मना लिया गया, लेकिन वो नाराजगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो उसका असर वहां पड़ सकता है कि कांग्रेस ने कितना मैनेज किया मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन हो गया उसमें अब बराक वैली में इस गठबंधन का, महागठबंधन का अच्छा खासा असर है और उनको ढेर सारी सीटें जीतना चाहिए। अब अंतर भीतरघात हो
और इस तरह की जो बगावत वाली गतिविधियां हैं उसका असर पड़े और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा उस गठबंधन के लिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मुकेश कुमार से, जो सीधे असम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पिछले लगातार 10 दिनों से 11 दिनों से असम में ही हैं। अलग अलग जो चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं उसको कवर कर रहे हैं, लगातार नज़र रखे हुए हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, क्या उन लोगों की अभी परिस्थितियाँ वहाँ की जैसी हैं, उस आधार पर क्या कुछ बन रहा है, मनस्थितियाँ क्या है मतदाताओं की, वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश जी, और जुड़े हुए हैं। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं मुकेश जी के साथ में। मुकेश जी, एक सवाल यह है कि एक तरफ जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है, कांग्रेस इसमें कितना आगे या कितना पीछे है? आज राहुल गांधी, जैसा आपने बताया भी कि राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए और उन्होंने एक संदेश, डिजिटल संदेश भेजा है, वीडियो संदेश भेजा है, खासकर अपने समर्थकों के लिए, जिसे वहाँ जाहिर है कि सुनाया गया होगा उस संदेश को और फ्लोट किया गया होगा व्हाट्सएप के जरिए और बाकी तमाम जो भी जरिया है उसके थ्रू। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन दो जगहों पे लगातार दिखाई दे रहे हैं, एक असम है और दूसरा केरल है। आज प्रियंका गांधी केरल में थी, लेकिन इधर असम की बात करें तो राहुल गांधी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो ओवरऑल दो बातें, एक पहुंच नहीं पाने के बाद की स्थितियां, परिस्थितियां, और दूसरी बात ये कि राहुल और प्रियंका के जाने के बाद से, क्योंकि दो दो दफा दोनों, राहुल अभी चले जाते तो दूसरा वो था, पार्ट था उनका, लेकिन 2 बार प्रियंका और 1 बार राहुल वहां पहुंच चुके हैं, कई सारी रैलियां इन लोगों दोनों ने की हैं, उसका कोई असर? पहली बात। दूसरी बात यह कि बीजेपी जिस प्रकार वहां साम दाम दंड भेद सब अपनाए हुए है, उसमें इन लोगों की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ आगे? क्योंकि कौन आगे है, कोई कौन पीछे है, ये तो एक दूसरी चीज है और 2 मई को पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस इन लोगों के सहारे, मतलब दोनों भाई बहनों के सहारे, कहां तक दिखाई दे रही है? राजीव जी, अगर कैंपेन की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले मीलों आगे है। मैं कहूंगा मीलों आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास अकूत धन है। आप मतलब ऐसी कंस्टिट्यूंसी में, जैसे धुबड़ी में आप देखें, धुबड़ी में मुझे कांग्रेस के कहीं झंडे नहीं दिखे या एआईयूडीएफ के भी कम दिखे। हो सकता है इसलिए भी कम दिखे क्योंकि जी इसलिए भी कम दिखे क्योंकि इस सीट पर उनको कोई मुकाबला नहीं है, उन्हें तो जीतना ही है। नजरुल हक जो खड़े हुए हैं एआईयूडीएफ के, वो उनका जीतना तय है, इसलिए लेकिन आप अगर असम में घूमेंगे तो रास्ते में आपको बीजेपी के हर जगह झंडे मिल जाएंगे, दफ्तर मिल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के आपको झंडे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं झंडे मिलने नहीं दिखेंगे। दूसरी बात आपने पूछी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार आई, उनकी अच्छा मैसेज गया उनके आने का, लेकिन देर से आई और कम आई, तो वो जो इम्पैक्ट उसका होना था वो उतना दिख नहीं रहा है। इसी तरह से राहुल गांधी का भी देखिए, कांग्रेस की कैंपेन पूरी तरह से राहुल और प्रियंका पर जाकर सिमट गई है। जो और लीडर्स आ सकते थे और जो माहौल बना सकते थे वो नहीं बना है। तो चाहे वो धन की कमी की वजह से हो, पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी हो, नेताओं का इस्तेमाल न करने की स्थिति हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो तो ऊपरी असम में थोड़ा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी टीम ने काफी हद तक संभाल लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ वो इस बात से ज्यादा मुतमईन हो गए हैं कि उनका गठबंधन हो गया है और 20 सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और इतना ही बीजेपी को चुनौती देने के लिए काफी है, जो कि काफी नहीं है। वो जिस तरह से एक एक सीट पर एक एक वोट के लिए लड़ रही है बीजेपी, वैसी लड़ाई कांग्रेस या दूसरे दलों में नहीं दिख रही, विपक्षी दलों में नहीं दिख रही है। हथकंडे तो आजमाने की स्थिति में कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि हथकंडे आजमाने के लिए आपको सरकारी मशीनरी चाहिए, पैसे का बल चाहिए, मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए मीडिया पर दबाव या धन का प्रभाव डालने की हैसियत चाहिए। वो कांग्रेस के पास है नहीं, साफ दिख रहा है। तो ऐसे में कैंपेन के मामले में बीजेपी उससे बहुत आगे है। अब ये और बात है कि माहौल कुछ बना हो और उसको कांग्रेस को उसका फायदा मिल जाए, या माहौल के कांग्रेस फायदा उठाने में चूक जाए,
ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। जी, एक बात इसमें ये पूछना चाहूंगा, बदरुद्दीन अजमल की आप बात कर रहे हैं, आज उनका बयान आया है कि कांग्रेस के सीएम का समर्थन करूंगा, ये क्या कुछ कहता है? देखिए, अगर आप गठबंधन को देखें तो बदरुद्दीन अजमल ने बहुत समझौता किया है। वो इस बार केवल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो 14 सीटें बहुत ही ठोस सीटें हैं। तो ये एक जो र्यूमर फैलाई गई थी हेमंत विश्व शर्मा और बीजेपी की तरफ से कि अगर ये लोग जीते तो बदरुद्दीन अजमल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मुगल राज आ जाएगा, बाबर का राज आ जाएगा, तो अजमल को केंद्र में रखकर मतदाताओं को डराने की एक कोशिश जो की गई थी उसका जवाब अजमल ने दिया होगा। लेकिन ये अजमल बहुत देर से बोले, इनको पहले दिन से ही बोलना चाहिए था। ये करीब 20-25 दिन से इस तरह की चीजें, बल्कि 2 महीने से इस तरह की चीजें बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा। तो ये अजमल का जो बयान है दरअसल ये है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, मुझे बाहर रखो, मैं कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन करूंगा। और जाहिर है उनके पास रास्ता भी क्या है, कांग्रेस 94 सीट पर लड़ रही है, बदरुद्दीन अजमल 14 सीटों पर लड़ रहे हैं। 14 सीटों में से 14 पर भी जीत जाए अगर वो, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? हाँ, अब ये ऐसी स्थिति हो जाए कि उनके बिना बहुमत नहीं आएगा और वो ब्लैकमेल करें कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी हम आपको समर्थन देंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं दिखती। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी इस बहुत बुरा हाल होगा इस पूरे असम में और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच भी उनकी दुर्गति हो जाएगी, वो जानते हैं ये। और इसीलिए कांग्रेस का साथ वो पूरी तरह से दे रहे हैं, कांग्रेस का हर कदम पर साथ दे रहे हैं। शुरू से उन्होंने कह दिया था कि हम कम सीटों पर समझौता करेंगे, उन्होंने कम सीटों पर समझौता किया, ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी और ये इस वजह से वोटों के बंटवारे की जो आशंकाएं बनी थी वो खत्म हो गई, बहुत कम हो गई। इक्का दुक्का सीटों पर जहां पर फ्रेंडली फाइट है केवल वहीं पर होगा, वो भी कम होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो सीटों का बंटवारे के मामले में कोई बड़ा विवाद नहीं है इन दलों के बीच में। जी मुकेश जी, एक सवाल ये है, मोदी जी बांग्लादेश गए और सीधा सीधा कनेक्ट हुआ कि वेस्ट बंगाल का चुनाव वहाँ से कनेक्ट हो रहा था। 262 किलोमीटर का बॉर्डर है असम से बांग्लादेश का। चुनाव का जो लक्ष्य था केवल बांग्लादेश उनका प्रचार का लक्ष्य था या थोड़ा बहुत असम भी उसकी जद में आता है? आपने क्या रीड किया वहाँ पर उनकी यात्रा के दौरान? असम कैसे रिएक्ट कर रहा था? असम में तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया उस पर। ये टारगेट तो उनका बंगाल ही था। मटुआ कम्युनिटी के टेंपल में जाकर मत्था टेकना और इस तरह की सारी चीजें वो बंगाल को ध्यान में रख के कह रहे हैं। आपने ठीक कहा कि 262 किलोमीटर की जो वो है सरहद है उसको बंद करने की, उस पर बाड़ लगाने का वादा 2014 में भी किया गया था और 2016 के चुनाव में भी किया गया था। उसमें से केवल सोनोवाल का दावा कि 48 किलोमीटर हमने बंद भी कर दिए। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत पोरस बॉर्डर है, नदियां हैं बहुत सारी और वहां से आना जाना किसी के लिए भी बड़ा आसान है, तो उसको करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस मुद्दे पर असम में देखिए, मेरी कल समुज्जल भट्टाचार्य से बात हो रही थी, मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया उनका। वो आसू के बहुत पके हुए पुराने नेता हैं, 40 साल से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक उसके अध्यक्ष थे, अभी उसके प्रधान सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तो पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है बीजेपी से, बीजेपी की सरकार से और केंद्र की किसी भी सरकार से, क्योंकि पहले भी जो सरकारें थी उन्होंने भी हमसे धोखा दिया हमें, और ये सरकार जो हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि इस सरकार से हमें वो मिलेगा जो नहीं मिल पाया है बीजेपी से, अब पूरी तरह से मोह भंग हो गया है और हमें इन पर कोई यकीन नहीं है कि ये बांग्लादेशियों की घुसपैठ को, आवाजाही को रोकेंगे, उसके लिए सरहद बंद करेंगे और उनकी शिनाख्त कर उनको भेजने के कोई काम करेंगे। ये विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। सीएए को उन्होंने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये असंवैधानिक है और का आमीन ना लागे, का मतलब सीएए, ये हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे और इसके लिए जब तक लड़ना होगा तब तक लड़ेंगे।
मुकेश जी, धुबरी में आप हैं और वहाँ अभी सेकेंड फेज में शायद मतदान है। ओवरऑल आज जो, क्योंकि आज हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि जबरदस्त ताबड़तोड़ रैलियां रही पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम असम में आपने क्या देखा? क्योंकि एक तरफ तो वहाँ देख रहे हैं हम कि बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो थे, जेपी नड्डा वहाँ थे, और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं वो थी वहाँ पे, तमाम हैं। लेकिन ओवरऑल अगर तुलना किया जाए वेस्ट बंगाल की जो कैंपेनिंग चल रही है ओवरऑल जिस प्रकार, हालांकि जैसे बीजेपी का अग्रेसिवनेस असम में भी है, आप बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अग्रेसिवली काम कर रही है ममता बनर्जी भी। और उस हिसाब से देखें तो आप जैसा बता रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस कमजोर है उस मामले में, चाहे वो धनबल का मामला हो, चाहे प्रचार संसाधन का मामला हो, उसमें कांग्रेस यहाँ कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए एक खुला मैदान यहाँ दिखाई दे रहा है और कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है अजमल का साथ आना और बाकी पार्टियों का एक गठबंधन बनना ओवरऑल एक चुनौती है, कड़ी चुनौती है। लेकिन ओवरऑल आज के दिन, चूंकि आज सेकंड फेज, पहला फेज गया, पहले फेज के बाद दूसरा फेज और तीसरे फेज में समाप्त हो जाएगा। 39 सीटों पे मतदान होना है 1 तारीख को। ओवरऑल आज की तारीख में जो तैयारियां हैं दलों की और जिस प्रकार मतदाताओं का रिएक्शन है, उन सबको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा हमें बांट कर देखना पड़ेगा। आप किन मतदाताओं से बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, वो किस वर्ग के हैं, किस वर्ण के हैं, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं फैंसी बाजार में जाता हूं जहां पर मारवाड़ियों का जमघट है, तो वहां आपको बीजेपी और आरएसएस के समर्थक भरपूर मिलेंगे। वो उसी भाषा में बात करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे और सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा की तारीफ करेंगे। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी वाले इलाके में जाएंगे तो जाहिर है कि ना मोदी को तारीफ करने वाला मिलेगा और ना ही आपको सोनोवाल और इस सरकार को की तारीफ करने वाला मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर भय है, असुरक्षा है, और ये भी देख रहे हैं कि ये सरकार का पूरा रवैया जो है उनके प्रति नकारात्मक है। तो ये असल में इस तरह की पत्रकारिता के अपने जोखिम है, जो कि मुझे खुद पसंद नहीं आता है। मैं सड़कों पर जब मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, तो उनके बायस उसमें से आते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं दर्शकों तक भी। तो ये एक सही फॉर्मेट है या तरीका है कि नहीं है? लेकिन अब चूंकि फॉर्मेट है, मुझे आम लोगों से भी बात करना है, मैं चुनकर इतने इस वर्ग के, इतने इस जाति के, इतने इस धर्म के ऐसा नहीं कर सकता हूं। ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए ये जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह, भाई जब पोलराइजेशन हो चुका है तो पूरा हर मतदाता बटा हुआ है, उसका दिमाग बना हुआ है, उसी हिसाब से बोल रहा है। अब आप अगर एक तरफ के मतदाताओं के आधार पर राय बनाएंगे तो जाहिर है कि आपकी राय भी पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रस्त हो सकती है। लेकिन मैं मोटे तौर पर अगर आप फिर भी जानना चाहें तो मैं कहूंगा कि जहां भी हिंदुओं की बहुलता है वहां आप बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में रुझान देखते हैं। जहां नहीं है वहां पर आप देखते हैं कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस के प्रति, और जो बांग्ला भाषी हैं उनमें भी जो पुराने बंगाली हैं, जो बहुत पहले आकर बसे हुए हैं, वो जाहिर है कि बीजेपी के तरफ रुख है। लेकिन जिनको लगता है कि ये सीए की वजह से उनको परेशानी हुई है और फिर परेशानी होगी, वो साफ तौर पर इस गठबंधन के साथ नजर आते हैं। तो अब आप जाति सवर्णों से बात करेंगे तो आपको सीधे सीधे आपको बीजेपी के प्रचार करते हुए मिलेंगे, वो मोदी के भक्ति उनके मन से झड़ती मिलेगी। तो ये एक दिक्कत है कि हम पत्रकारों के साथ भी, मतलब ये केवल टेलीविजन का मसला नहीं है, प्रिंट के पत्रकार भी जब जाते हैं तो वो 4 जगह बात करते हैं और उसके आधार पर राय बना लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। यहाँ तक कि जब सर्वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं, आयोजित प्रायोजित हो सकते हैं, तो ये मसला भी यहाँ हो सकता है। अगर मैं बीजेपी की रैली में जाकर और वहाँ लोगों से बात करूंगा तो वो तो बीजेपी का गुणगान करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं को सुनने आए हैं और उन्हीं को सुन के रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये एक निष्पक्ष तटस्थ मतदाताओं को ढूंढना और उनसे बात करना, ये लगभग असंभव है, कम से कम आज के वक्त। एक ट्रेंड थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड को देख रहे हैं, वहाँ पर 2 तरह के लोग, एक बिहार में जब लोग एनालिसिस करते थे तो दियरा वाला जो इलाका था, जो गंडक और गंगा के किनारे वाला जो इलाका था,
उस वोट बैंक की हम लोग व्याख्या करते थे राजीव जी, हम लोग कई बार उसकी चर्चा करते थे। असम में भी ब्रह्मपुत्र का जो लगा हुआ इलाका है, जो मछुआरे कम्युनिटी और लंबा इलाका है, एक तो उनका ट्रेंड क्या है, उनकी सोच क्या है, किस दिशा में वो सोचते हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में बिहार यूपी के लोग असम में हैं। ये दो सोच को मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप पूरा घूम रहे हैं तो थोड़ा बताना ही चेष्टा कीजिएगा। ये पुष्परंजन जी, एक तो हिंदी भाषी जो लोग हैं वो अपने आप को बीजेपी से जोड़ कर देखते हैं, वो बीजेपी की राजनीति से प्रभावित हैं और असम की राजनीति से उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। जब तक बीजेपी नहीं थी तब तक वो एजीपी से जुड़ जाते थे, क्योंकि एजीपी में भी एक ट्रेंड बीजेपी वालों का रहा है। जो है बिहार यूपी वाले, आप उनके बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनमें ज्यादातर शुरू में वो कांग्रेसी रुझान वाले होते थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे ट्रेंड बदला है। जहां तक आपने कहा कि जो दियारा यहाँ चर का इलाका कहलाता है, जो ब्रह्मपुत्र के आसपास का इलाका, जो बहुत उर्वर होती है जमीन, जहां पर खेती अच्छे से हो सकती है, वहां ज्यादातर ये माना जाता है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे हुए हैं। तो उनका एक रुझान तय हो जाता है, क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर संदेह है, उन पर आक्रमण होते रहे हैं, हिंसक भी और दूसरे तरह से भी। तो उनकी जो निकटता है वो कांग्रेस के प्रति पहले थी, बाद में जो मुस्लिम को आधार बनाकर संगठन बने, जैसे पहले यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट था, उसके साथ जुड़े थे वो। उसमें वो बांग्ला भाषी भी, बंगाली भी, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि नाम अक्सर ये होता है कि लीडरशिप होती है मुस्लिम की, तो ये मान लिया जाता है कि जैसे AIUDF में जो बंगला हिंदू हैं, बंगाली हिंदू हैं, वो भी जुड़े हुए हैं जी, क्योंकि वो भी उसी शक के दायरे में रख दिए गए हैं। और उन बंगाली हिंदुओं को असम गण परिषद और आसू भगाना चाहती है और बीजेपी रोकना चाहती है, तो उसमें भी बंटवारा हो जाता है। तो जो संदिग्ध महसूस कर रहे हैं अपने आप को, जिनको संदिग्ध बताया जाता है, वो इस गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये चर वाले इलाकों में ज्यादातर, और ये लोअर असम का ही इलाका ज्यादा है, लोअर असम का और उधर बराक वैली का, इन्हीं इलाकों में ये लोग हैं। मुकेश जी, एक सवाल हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, गणेश सबकोता, ये भी शायद वही गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं। ये लिख रहे हैं कि कल रात को एक गाड़ी EVM से लदी हुई भरी हुई गाड़ी जो है वो पकड़ाई थी। ये एरिया मजूली शिवसागर की बात कर रहे हैं, शिवसागर की बात कर रहे हैं, डिब्रूगढ़ के पास में। वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ऐसा वीडियो कुछ देखने को मिला क्या, और ऐसी खबर आई कि आपके पास में कि EVM से लदी हुई गाड़ी पकड़ी गई है? ना, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, और इस तरह का वीडियो मैंने ना अपने पत्रकारों से चर्चा में कहीं इसका जिक्र हुआ, तो मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इस तरह की चीजें चुनाव के दौरान कई बार फेक भी होती हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पहले जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हालांकि कुछ भी हो सकता है इस चुनाव आयोग के रहते और इस सरकार के रहते। जी बिल्कुल। एक सवाल, चूंकि आपको जाना भी है और आधे घंटे के लिए पहले भी आप बोले थे कि आपको निकलना है, तो एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। CA जिसे का कहा जाता है, वहाँ पे का और NRC को लेकर के जो पहले और अभी, और जबकि हम वहाँ देख रहे हैं एक पोलराइजेशन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, और ख़ासकर हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो परिस्थितियां वहाँ पे हम देख रहे हैं, और वो परिस्थितियां कमोबेश हम अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं। लेकिन का को लेकर के जो हिंदू मतदाता हैं और जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनमें भी कोई भेद नज़र आ रहा है क्या? बहुत भेद है। देखिए, शेष भारत और असम, इनमें बिल्कुल अलग है का को लेकर। शेष भारत में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग विचलित थे, परेशान थे और उत्तेजित थे, और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर असम में हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे इस CA के खिलाफ। पूरे जो ऊपरी असम का इलाका जहाँ सबसे ज्यादा आंदोलन हुए, वो हिंदू बहुल इलाका है। हिंदुओं ने सड़कों पर उतरे, हिंदू इतना उग्र प्रदर्शन करते रहे, उसका नेतृत्व हिंदुओं के हाथों में रहा। तो ये
इसको थोड़ा सा इस तरह से समझा जाए कि असमिया लोग ये मानते हैं कि जो असम में जो मुसलमान बहुत पहले आए और जिनको वो कहते हैं असमीज मुस्लिम्स, जो असमिया रंग ढंग में ढल गए हैं, वो उनका हिस्सा है। वो धार्मिक आधार पर सीएए को नहीं देख रहे हैं, वो एक भाषाई आधार पर, एक सांस्कृतिक आधार पर सीएए को देख रहे हैं। वो उन्हें ये लग रहा है कि अगर बांग्ला भाषी लोग की संख्या बढ़ गई तो असमिया अल्पसंख्यक हो जाएंगे, असमिया भाषा को बोलने वाले कम हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी संस्कृति पर वो बांग्ला कल्चर हावी हो जाएगा। तो इसलिए वो जब विरोध करते हैं सीएए का, क्योंकि सीएए का मतलब ये है कि बीजेपी जो बांग्लादेश से आए मुसलमानों को क्लीन चिट दे रही है, उनको नागरिकता दे रही है, और भविष्य में भी अगर आते हैं तो भी उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो वो जो समुदाय आएगा उसकी संख्या बढ़ेगी, और अगर असमीज को उसमें से बहुत सारे चिन्हित करके आपने जो डिटेंशन सेंटर है उसमें बंद कर दिया या कहीं बाहर भेज दिया या बांग्लादेश के साथ, हालांकि सब कुछ असंभव है, लेकिन बांग्लादेश को भेज दिया तो असमिया लोगों की संख्या घट जाएगी। तो वो अपनी संख्या को घटने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए असमिया मुसलमानों को अपने से जोड़ कर रखते हैं और इसको पूरी तरह से, इस बिल को कम्युनल, ये जो सीए का बिल है ये पूरी तरह से सांप्रदायिक है, ये बार बार कह रहे हैं वो लोग, और इसको नामंजूर करने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि इस बिल की वजह से उन हिंदू बंगाली घुसपैठियों को भी नागरिकता मिल जाएगी, जिससे जो आबादी का संतुलन है असम में वो गड़बड़ा जाएगा। असमिया वैसे भी संख्या उनकी कम होती जा रही है और ये और हो जाएगी, तो वो जो असुरक्षा है उसके चक्कर में वो सीए का विरोध कर रहे हैं। और इसको, इस डिस्टिंक्शन को, इस फर्क को हमें समझना चाहिए कि ये चिंता, आप देखिए तमिलनाडु में भी कह रही है एआईएडीएमके एनडीए का घटक है, वो भी कह रही है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, तो वहां भी चिंता तमिलों को लेकर है। तो ये इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक सांस्कृतिक मामला भी है, और यहाँ धार्मिक मामला नहीं, धार्मिक मामला बीजेपी के लिए है, लेकिन असमिया लोगों के लिए ये सांस्कृतिक मुद्दा है, और वो इसको एक सांप्रदायिक बिल के तौर पर देखते हैं, सांप्रदायिक कानून के तौर पर देखते हैं। जी मुकेश जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और लगातार हमारे दर्शक भी आपको याद कर रहे थे और हम लोग भी मिस कर रहे थे आपको। और दोस्तों बता दूं कि मुकेश कुमार जी लगातार असम के दौरे पे हैं पिछले 19 तारीख से और अगले 9 तारीख तक हैं, मतलब पूरा का पूरा चुनाव कराकर ही लौटेंगे मुकेश जी वहां से। और बीच बीच में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट की सर्विस जो है वो कई जगह बहुत कमज़ोर है, आज अच्छी सर्विस मिल गई तो आराम से मुकेश जी के साथ हम जुड़ पाए और आप तक उनके विचारों को और जो कुछ वहाँ देख रहे हैं उसको आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। तो असम की जो बात है वो हम लगातार करते रहेंगे। मुकेश जी बहुत धन्यवाद।